चलिए तो ये इस अध्याय का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लास्ट वीडियो है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हम बात करना चाह रहे थे, हम ये सब बात कर चुके हैं। आप बात कर रहे थे फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। ठीक है ना, फेफड़ा जो है उसमें गैसों का आदान प्रदान किस तरह से होता है, हम इसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहे थे। और इसके बारे में हम बात कर भी चुके हैं। हम क्या बात कर चुके हैं, समझिएगा। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, जब हम सांस लेते हैं और वायु जो है वो फेफड़ा तक पहुंच जाती है, अलग अलग रास्ते का इस्तेमाल करके, श्वास नली का इस्तेमाल करके, ब्रोंक्स का इस्तेमाल करके, ब्रोंकियोस का इस्तेमाल करके, और वायु कोष तक वो पहुंच जाती है, तब वहाँ क्या होता है ये बात समझ लीजिए। ठीक है ना, हम पहले इस बात को पहले वायु कोष में समझ चुके हैं। होता क्या है कि फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान वायु कोश और उनके चारों ओर से घिरे रक्त केशिकाओं, ब्लड कैपिलियर्स के बीच होता है। हमने पहले ही बात किया था ना कि हम जो छोटा छोटा जो दाना था, छोटा छोटा वायु कोश जो था, छोटा छोटा यानी कि करोड़ों की संख्या में वायु कोश था फेफड़ा में। इसमें क्या होता है, इसमें होता है O2 ऑक्सीजन, और फेफड़े के चारों तरफ जो है, सॉरी वायु कोश के चारों तरफ जो है वो क्या होता है, वो होता है ब्लड कैपिलियर्स, ब्लड कैपिलियर्स, कैपिलियर्स है ना, यानी कि रक्त केशिकाएं होता है, रक्त केशिकाएं होता है। ठीक है ना, रक्त केशिकाएं होता है। इस रक्त केशिकाओं में, इस रक्त केशिकाओं में इसमें होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड आया कहां से, जो सेल है, सेल, जो सेल है, सॉरी जो सेल है, सेल के अंदर, सॉरी सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें C6H12 और O6 है। ये C6H12 और 6 जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, एक मिनट रुकिएगा, देखिए बताता हूं मैं आपको, जस्ट खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो ये CO2 कहाँ से आया, ये CO2 आया सेल से, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रक्त जो है यहाँ से लेकर के, रक्त जो है वो लेकर के यहाँ पहुंचा दिया है कैपिलियर्स में, रक्त ब्लड में पहुंचा रहा है, ब्लड कैपिलियर्स पहुंचा रहा है। तो इसमें होता है जो वायुकोश है, इसमें है O2 ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन, चूंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। तो ये ऑक्सीजन जो है इसमें पहुंच जाता है, ये ऑक्सीजन इसमें पहुंच जाता है, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें पहुंच जाता है। और ये विसरण, डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। हमने बताया ना, उच्च दाब वाले से निम्न दाब, यानी जहां ज्यादा मात्रा में चीजें अवेलेबल है, उससे कम मात्रा में, जहां कम मात्रा में है वहां चीजें पहुंचती है, जब तक बैलेंस ना हो जाए। तो ये विसरण के माध्यम से होता है। CO2 जो है ये वायुकोश में आ गया, CO2 जो है यहाँ से वायुकोश में आ गया, वायुकोश में O2 जो है ऑक्सीजन, वो ब्लड कैपिलियर्स में आ गया। फिर ये O2 जो है यहाँ से आकर के कहाँ आ जाता है, सेल में आ जाता है। ये पहुंच गया कहाँ, सेल में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया, और फिर यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया जो O2 यहाँ पहुंच गया, और ये O2 से जो फिर होता है CO2 बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो CO2 बनता है वो कहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया। ठीक है ना, मतलब जानते हैं, जान रही हैं, आप जान रहे हैं C6H12 और O6 जो है सेल में मौजूद होता है पहले से ही, और यहाँ O2 पहुंच गया, O2 पहुंच गया तो क्या बन गया, CO2 बन गया प्लस H2O बन गया प्लस ATP बन गया, है ना। तो ये जो है O2 कहाँ से आया, O2 आ गया आपको इस यहाँ से ब्लड, इससे ब्लड वायुकोश से ब्लड में आया, ब्लड से यहाँ पहुंच गया। अब फिर ये जो CO2 बना, ये CO2 जो है फिर जो है यहाँ पहुंच जाता है
रक्त कोशिका में, रक्त केशिका से फिर वायु कोश में पहुंच जाता है, और फिर जो हम सांस लेते हैं तो सांस से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से गैसों का आदान प्रदान होता है फेफड़ा में। क्लियर? आई होप आप बात समझ गए होंगे। कई बार मैं इस बात को डिस्कस कर चुका हूं आपसे, ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। आइए 2-3 बात को और समझ लेते हैं। तो आगे हम एक चीज समझते हैं, प्रश्वास और उच्छ्वास, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। देखिए होता क्या है कि अगर एग्जाम में आपसे पूछे तो आप समझ लीजिए, इसको लिखिएगा। होता क्या कि प्रश्वास के दौरान, प्रश्वास मतलब सांस लेना, उसे कहते हैं इनहेलेशन। प्रश्वास के समय हम ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़े में लेते हैं, यानी हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन युक्त वायु, यानी वो वायु जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, ये वायु कहाँ फेफड़े में तक पहुंचा दिए। ये वायु फेफड़े के वायु कोषों तक पहुंचती है। फेफड़े के कहाँ वायु कोष तक पहुंच जाता है। वायु कोषों में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और रक्त केशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो वायु कोष में ऑटोमेटिक है, वायु कोष में जो ऑक्सीजन पहुंच रहा है तो वायु कोष में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा, अधिक होगा, और जो रक्त केशिकाएं हैं वहां ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए ऑक्सीजन विसरण डिफ्यूजन द्वारा वायु कोष से रक्त में चली जाती है। तो ऑक्सीजन जो है वायु कोष से रक्त में, ब्लड में चली जाती है। रक्त में पहुंचकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो वायु कोष से ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया, ब्लड में। और आप जानते हैं कि ब्लड में पहले से हीमोग्लोबिन मौजूद है, तो वो ब्लड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और बाद में फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है दो हिस्सों में, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और ये ऑक्सीजन पहुंच जाता है कहाँ, सेल में। और उच्छ्वास के दौरान, एक्सहेलेशन के दौरान, जब हम सांस छोड़ते हैं उस दौरान उच्छ्वास शरीर की कोशिकाओं से बना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक जाती है। फिर जो शरीर की कोशिकाओं में, समझिएगा, शरीर की कोशिकाओं में जो CO2 बन रहा है वो रक्त के माध्यम से कहाँ पहुंच गया, फिर फेफड़ा में पहुंच गया। रक्त में CO2 की मात्रा अधिक होती है जबकि वायु कोष में कम। अब रक्त में जानते हैं रक्त में CO2 ज्यादा है, वायु कोष में कम है, तो इसलिए CO2 जो है विसरण के रक्त के द्वारा फिर रक्त से वायु कोष में पहुंच जाता है। और उच्छ्वास के दौरान जब हम सांस छोड़ते हैं के समय वायु कोष में पहुंचा कार्बन डाइऑक्साइड सांस छोड़ते समय शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ही प्रश्वास और उच्छ्वास की प्रक्रियाएं होती है। प्रश्वास में, इनहेलेशन में हम वायु युक्त ऑक्सीजन जो है अपने फेफड़े के माध्यम से वायु कोष में पहुंचाते हैं, ठीक है ना। वायु कोष में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और वायु कोष के इर्द गिर्द जो रक्त केशिकाएं हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। तो वायु कोष में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन रक्त में चला गया, और वो रक्त में जाकर के रक्त में जो हीमोग्लोबिन है उससे मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाद में टूट करके ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। अब वो ऑक्सीजन पहुंच जाता है कहाँ, सेल में। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से ग्लूकोज मौजूद है, उससे वो मिल करके फिर बनाया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, एनर्जी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उच्छ्वास में, कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर रक्त के माध्यम से वायु कोष के चारों तरफ आकर के फैल जाता है। और उस समय जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय क्या होता है कि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोष में पहुंच जाता है, और सांस छोड़ने के दौरान वो फेफड़े के माध्यम से, नली के माध्यम से, नाक के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो यही है प्रक्रिया होती है। क्लियर ना। तो अगर एग्जाम में पूछे आपसे कि प्रश्वास और उच्छ्वास क्या होता है, तो आप उसको एक लाइन में या 2 नंबर का पूछे तो आप इसको लिख सकते हैं। श्वसन 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहला श्वसन जो है, सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो 2 प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहला है प्रश्वास, दूसरा है उच्छ्वास। प्रश्वास क्या होता है, इनहेलेशन क्या होता है। इनहेलेशन में प्रश्वास वह प्रक्रिया है जिसमें हम बाहर की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक के माध्यम से फेफड़े के अंदर लेते हैं, इसे कहते हैं प्रश्वास, इनहेलेशन। प्रश्वास वो प्रक्रिया है जिसमें हम बाहर के ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक के माध्यम से फेफड़े के अंदर लेते हैं।
और उच्छ्वास क्या है, एक्सेलेशन क्या है? उच्छ्वास वह प्रक्रिया है जिसमें हम फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक से बाहर निकाल देते हैं, इसे कहते हैं उच्छ्वास। और ये दो अवस्थाएं प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों मिलकर के स्वच्छवास यानी कि ब्रीथिंग कहलाती है। क्लियर? आई होप आप बात समझ गए होंगे। आइए लास्ट में एक पंक्ति के से हम इस पूरे टॉपिक को खत्म करते हैं। वो पंक्ति क्या है? मानव श्वसन तंत्र वह तंत्र है जो ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाता है, वायु कोश में गैसों का आदान प्रदान कराता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है। वो मानव श्वसन तंत्र कहलाता है। क्लियर? आई होप आप बात समझ गए होंगे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है और समझने की कोशिश करना है। याद करना नहीं, समझना। समझ जाओगे तो एग्जाम में लिख दोगे आराम से कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए गुड गर्ल बनने की कोशिश करना है और गुड बॉय बनने की कोशिश करना है। ठीक है ना? गुड गर्ल और गुड बॉय मतलब हर काम समय पर होना जरूरी है। खेलने का मन करे तो खेलना जरूरी है, और पढ़ने का मन करे, जैसे पढ़ने का मन तो नहीं करता होगा, लेकिन जितना ज्यादा मजा पढ़ाई में है उतना मजा किसी काम में नहीं। तो खेलने का मन करे तो खूब खेलना है 2 घंटा रगड़ के, अब पढ़ने का मन करे तो 4 घंटा रगड़ के पढ़ना है, कोई कंप्रोमाइज नहीं। नोट्स बनाना है, क्लास में दिखा दोगे नोट्स बना करके, और मुझे यकीन है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो। मुझे इतना भरोसा है तुम पर, तुम लोगों पर। मैं मेहनत करने की मैं कोशिश करता हूँ कि तुम लोग के पास अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूँ, अच्छा टॉपिक दे सकूँ। मैं बस कोशिश करता हूँ, बाकी पढ़ना तुम्हारा काम है। ठीक है ना? चलो क्लास में मिलते हैं। नोट्स बना करके सबमिट करना, याद करने की कोशिश करना। ठीक है? ओके, चलो।